हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ज्वार-भाटा के बारे में और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर। उसी से रिलेटेड चैप्टर है आपका वायुमंडल। कौन सा चैप्टर है? वायुमंडल। ये अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कि कौन से मंडल को कितने परतों में बांटा गया है वायुमंडल को, और इसमें क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए पृथ्वी पर एक तरह से अगर हम लोग देखें तो 3 मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, 1, 2, 3। एक हो गया स्थल, एक हो गया जल, एक हो गया वायु, और इन तीनों का मिश्रण जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल पाया जाता है। जैवमंडल वो जगह है जहां पर जीवन संभव है। जैवमंडल में जीवन संभव है, जहां जीवन पाया जाता है, जीव जंतु निवास करते हैं, जैसे हम आप सारे जीव जंतु। ठीक, तो ये थोड़ा बेसिक चीज थी, मैंने आप लोगों को बताई। आइए अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल कहते किसे हैं। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा है। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में आपके काफी सारी गैसें पाई जाती हैं विस्तृत रूप में, जिनकी मात्रा अलग अलग होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो होगी कि वायु का वह आवरण, मिश्रित गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। कितना % पाई जाती हैं और इसे कितने परतों में बांटा गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है और बांटने की वजह क्या थी। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पूरा वायु है, तो उसे कैसे डिफाइन किए हैं, कैसे डिवाइड किए हैं, कैसे बांटे हैं, उसे किस बेस पर बांटा गया है और क्यों किया गया है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए क्या है कि आपके वायुमंडल में 4 गैसें मुख्य तौर पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक आपकी है सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, आप सबको पता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.08%। वायुमंडल में वैसे तो हर जगह 78 ही रहेगा ऑप्शन में, पॉइंट में रेयर केस में पूछता है, आप लोग 78 मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाई जाती है कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है वायुमंडल में? वैसे तो 21% दिखाया जाता है, लेकिन अप्रॉक्स में इसे हम लोग रियल क्या लिखते हैं? 20.93% इतना पाई जाती है। और इसके बाद एक आपकी कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, जो अक्रिय रूप से होती है, सक्रिय नहीं होती, वो कौन सी है? आर्गन। आर्गन गैस कितने % पाई जाती है? ये 20.93 है। इसमें से सिर्फ आप 2 हटा देंगे, याद करने की ट्रिक है। 0.93 आर्गन पाई जाती है। और इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण गैस है जो काफी इंपॉर्टेंट है पौधों से लेके आम व्यक्ति तक भी। वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी होती है? इसे याद करने का ट्रिक, ये 0 लगा रहेगा, 9 की जगह 0 कर दीजिए, बस 0.03%। बाकी अन्य गैसें पाई जाती है। तो इस तरह से ये 4 गैसें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग देखिए, नोट डाउन करिए, फिर मैं आप बात करने वाला हूं वायुमंडल की परतों के बारे में कि कौन सी परत कितना पाई जाती है और किधर। ठीक, तो ये चारों गैसें इंपॉर्टेंट हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का उपयोग क्या है?
इसे एक तरह से अगर हम लोग देखें, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की महत्ता क्या है वो आप लोग जानते हैं। उसके बाद आर्गन पाई जाती है, उसके बाद आपका कौन सा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 गैसें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन चारों को आप लोग याद कर लेंगे, जो मैंने बताया कि कितना % क्या पाया जाता है, सही से लिख के याद कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वायुमंडल को बांटने वाले हैं। कितने भागों में, 5 भागों में वायुमंडल बटा हुआ है। सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है आपका, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो उसे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए एक डायग्राम से मोटे तौर पर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ये पृथ्वी का सतह हो गया, ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ये बहिर्मंडल। अब इसे हम लोग देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। देखिए ये क्या है आपका क्षोभ मंडल है, इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है, ये रेखा ऐसे बनेगी, ये पूरा क्षोभ मंडल है। ऐसे मैंने क्यों बनाई कि इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है, मतलब कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो पहले इस मंडलों का नाम लिखते वरना कंफ्यूजन होगा। ये आपका कौन सा है, क्षोभ मंडल, उसके बाद कौन सा, समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल। इन सब में विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक। फिर आयन मंडल, इसके ऊपर बहिर्मंडल या बहिर्मंडल या बाह्य मंडल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई हम लोग यही देख लेते हैं कितनी है। इसकी हो गई 8 से 18 किलोमीटर समताप मंडल की। जहां ये खत्म होता है, जहां ये खत्म होता है वहां से क्या शुरू होता है आपका समताप मंडल। तो उस ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। और उसके बाद कौन सा मंडल है आपका, 30 किलोमीटर का लेयर होता है किसका, मध्य मंडल का, 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 30 ही होता है ना, तो 30 किलोमीटर मोटा ये है। और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल की स्थिति है। उसके बाद बहिर्मंडल 640 से इनफाइनाइट। इसका कोई अभी तक मानक दूरी नहीं तय की गई है, मानक ऊंचाई नहीं तय की गई है कि कितनी दूर तक वायुमंडल है या बहिर्मंडल, ठीक। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 8 किलोमीटर यहाँ क्यों है और 18 किलोमीटर यहाँ। देखिए क्या होता है कि ध्रुवों पर समताप मंडल क्षोभ मंडल की जो स्थिति होती है वो कम ऊंचाई तक होती है, 8 किलोमीटर तक की, लेकिन जो विषुवत रेखा पर इसकी स्थिति होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। तो इसी को हम लोग अब विस्तृत रूप से देखने वाले हैं, एक एक मंडल को अलग करके हम लोग बात करेंगे इस पे। तो हमारा पहला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा सारे मंडलों को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी वाला न देके इंग्लिश नाम ही दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश वाला नाम भी लिख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए जितनी भी आपकी मौसम वाली क्रियाएं होती हैं, मौसमी गतिविधियां होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जितनी मौसमी गतिविधियां होती हैं आपकी, कोई भी, जैसे चाहे बारिश हो और चक्रवात हो, कुछ भी हो, आपका इसी मंडल के अंतर्गत आता है। और इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। देखिए सारी चीजें मैं लिख के बता रहा हूं।
पहला आप लोग क्या लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे साथ में, ज्यादा बेटर होगा। वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सारे मंडल आज क्लियर हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटेगी। पहली सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है, धरातल के सबसे करीब, जितने मंडल हैं सबसे करीब पाया जाता है ये। दूसरी विशेषता, इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, भारी गैसों की अधिकता। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या बन के आती है, सभी मौसमी क्रियाएं, सभी मौसमी क्रियाएं यहीं पर घटित होती हैं। कहां पर, आपके क्षोभ मंडल में सारी मौसमी क्रियाएं घटित होती हैं। और उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता जाता है, तापमान घटता है। अब किस हिसाब से घटता है, अगर आप 165 मीटर हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है इसका तापमान। अगर इसी को मोटे तौर पर देखें तो 1 किलोमीटर ऊंचे अगर आप लोग जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, सेल्सियस बढ़ता है तापमान। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है, गर्मी में ज्यादा ऊंचा होता है, गर्मी में ज्यादा, सर्दी में कम। बताता हूं क्यों। देखिए क्या होता है, गर्मी में जब ताप बढ़ता है तो जो गैसें होती हैं वो फैलती हैं, ऊपर तक जाती हैं, तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठंडी में क्या होता है कि वो गैसें सिकुड़ती हैं, धरातल की ओर जाती हैं, इस वजह से इसकी जो ऊंचाई होती है उसमें कमी आती है। तो क्षोभ मंडल से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो छूट रही है। जो छूट रही है आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं हम लोग कौन से मंडल पे, समताप मंडल पे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल जियोग्राफी से रिलेटेड, आप लोग बात कर सकते हैं, कोई भी जीएस से रिलेटेड हो या मैथ हो, इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे समताप मंडल। समताप मंडल, इस मंडल की अब बात होगी, ये हो गया, अब इसकी बात होगी। समताप मंडल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ये इंग्लिश वाला नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर आप लोग पेपर देके आएंगे तो बोलेंगे कि सर ने ये चीज नहीं बताई। सॉरी, ये समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ठीक। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, विशेषताएं इसकी ज्यादा से ज्यादा 2 विशेषताएं सामने आती हैं निकल के, जो हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है मौसमी क्रिया नहीं होती, मौसमी क्रिया नहीं होती। और मौसमी क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, ये वायुयान जो होते हैं आपके वो समताप मंडल में ही जाते हैं। वायुयानों के लिए आदर्श मंडल, वायुयानों के लिए आदर्श मंडल। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है कि यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दे दूं, जो लोग ना जानते हो, काफी लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। ओजोन परत जो होती है वो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी कई सारे रोग होते हैं, अगर वो परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट अपने
धरातल पर आएंगी तो उससे जीव जंतु सब प्रभावित होंगे। तो इसलिए ओजोन परत की जो स्थिति है जो हमें बचाती है उसे एक तरह से पृथ्वी का छत्रक बोलते हैं, छाता नुमा उसे बोला जाता है, रक्षक। तो ओजोन की स्थिति भी यहां पाई जाती है। ओजोन परत भी यहां पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्थिति होती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। इसकी मैं ऊंचाई क्यों नहीं लिख रहा हूं किसी भी मंडल की, क्योंकि ऊंचाई मैंने यहां लिख रखी है ऑलरेडी, तो इसे आप लोग इससे ऐड करके लिख लेंगे, ठीक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे मंडल के बारे में। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। अगर ओजोन परत के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानना हो तो एक गैस होती है, देखिए कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस वजह से ओजोन परत में छिद्र होता है, जिसे कहते हैं ना ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC गैस, इसी की वजह से उसमें छिद्र होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसी से बचाने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग तो मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल होगा। तो ये 3 ऐसी चीजें थी जो समताप मंडल से रिलेटेड थी। समताप मंडल को एक तरह से मोटे तौर पे आप लोग देखें कैसे, मौसमी क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाएं सारी होती हैं, समताप मंडल में मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। इस वजह से वायुयानों के लिए यह आदर्श मंडल बोला जाता है। आपके जितने भी वायुयान होते हैं, चाहे एयर इंडिया हो गया, कोई सा भी हो गया, वो वायुमंडल के कौन से भाग में गमन करता है? वो समताप मंडल में गति करते हैं। समताप मंडल में सारी प्लेनें उड़ाई जाती हैं। क्या होता है उससे कि जो बारिश वाले बादल होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। कहाँ होते हैं वो? क्षोभ मंडल में। तो ये बादल के ऊपर से होती है। तभी ना आप लोग जब जाते हैं प्लेनों से यात्रा करते हैं तो विंडो सीट लेने की कोशिश करते हैं बादलों के मजे लेने के लिए, तो वो बादल नीचे होते हैं इसके। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। 5 ही मंडल है, अभी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप लोग 5 मंडल एकदम आपकी जबान पर होंगे। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं लास्ट में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक। आइए तीसरे मंडल की बात करते हैं हम लोग, मध्य मंडल। आपका तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। इसे क्या बोलते हैं? मोसोस्फियर। इंग्लिश में इसे मोसोस्फियर बोलते हैं, ठीक। यहां की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 2 विशेषताएं यहां की सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? कि यहां पर जो उल्का पिंड वाली घटनाएं होती हैं, जो मैंने आप लोगों को कहां पर बताया था? ब्रह्मांड में बताया था कि जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो आपके कहा मध्यमंडल में आके वो हवाओं से घर्षण करके जल के नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो उल्का पिंड की जो घटनाएं होती हैं यहीं पर होती हैं। और यहाँ का जो तापमान होता है -1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -1000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? पूरे मंडल का, वायुमंडल में सबसे ठंडा वाला मंडल कौन सा है? सबसे ज्यादा कहां पर नमी होती है? तो मध्य मंडल में होती है। तो आइए बात करते हैं। पहली इसकी विशेषता क्या है कि उल्का पिंड की घटना कहां होती है? मध्य मंडल में होती है। और उसके बाद क्या बताया मैंने आप लोगों को? -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री सेल्सियस क्या होता है यहाँ का तापमान। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2-3 स्टार मार दीजिए यहाँ, क्योंकि ये पूछता है हमेशा एग्जाम में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सा मंडल ऐसा है जहां पर -1000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है क्या? तापमान। तो मध्य मंडल में इतनी 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताई।
और इनकी जो दूरी है, ऊंचाई मत भूलिएगा, ये हो गई 80 किलोमीटर, समताप मंडल की 50, क्षोभ मंडल की 8 से 18 किलोमीटर। अब मध्य मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है आपका? आयन मंडल। ये और इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल की स्थिति हम लोग देखने वाले हैं। आयन मंडल में मुख्य तौर पर एक क्रिया होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। चौथा मंडल आपका आयन मंडल है, और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ये इंग्लिश वाली वर्ड पे आप लोग इंग्लिश वाले वर्डों पर गौर करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। आयन मंडल न देख के आयनोस्फीयर दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसे ध्यान से नहीं देखे रहोगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कौन सी है कि यहां पर क्या होता है, रेडियो तरंगे जो होती हैं, ये आपका धरातल होगा, यहां से जो रेडियो तरंगे जाती हैं आयन मंडल से, फिर वो वापस आ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियो तरंगे कहां गति करती हैं, कहां से फिर वापस आती हैं, तो वो कहां से आती हैं? आयन मंडल से आती हैं। ठीक, इसमें हम लोग लिखेंगे रेडियो तरंगों का परावर्तन। और यह क्यों होता है? आयनिक गुण के कारण। आयनिक गुण के कारण रेडियो तरंगों में परावर्तन होता है। मतलब कि रेडियो तरंगे धरातल से ऊपर भेजी जाती है, तो वहां से वो फिर बैक होके आती है, रिटर्न होके। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी। और इसकी जो हाइट है आयन मंडल की 640 किलोमीटर तक है। ये मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि आप लोग लिखना ना भूल जाए, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य मंडल की, जो आपका सबसे लास्ट वाला मंडल है। इसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आप लोगों को याद करने की, कि इसकी हाइट कैसे याद करेंगे और इनका नाम कैसे याद करेंगे। बाह्य मंडल, इसे क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। पांचवा मंडल आपका बाह्य मंडल। अभी ये सारी चीजें मैं यहां भी लिख दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप लोग समझ जाएंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी से जितनी आपकी भेजी जाती है, क्या उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है वो एक्सोस्फीयर में होती है, बाह्य मंडल में भेजे जाते हैं। ठीक, उनमें भी दो तरह के भेजे जाते हैं, क्या? उपग्रह, सैटेलाइट भेजे जाते हैं। एक होते हैं आपके ध्रुवीय। ठीक, ध्रुवीय सैटेलाइट जो होती है उनकी हाइट अलग होती है, और जो आपकी भूस्थैतिक होती है सैटेलाइट, भूस्थैतिक मतलब जो पृथ्वी के धरातल से भेजी जाती है, उन पर जो अपना प्रग्रहण देती हैं, अपना जो वहां से सारी चीजें भेजती हैं, वो कहाँ होती हैं? इसी में होती हैं, लेकिन उनकी दूरी अलग अलग होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? संचार उपग्रह। और इसमें भी दो भाग है। आपका पहला कौन सा है? ध्रुवीय। ध्रुवीय कक्षा जो वहां से भेजे जाते हैं, उनकी हाइट क्या होती है? 700 से 1100 किलोमीटर के बीच इनकी स्थिति होती है। और जो दूसरा आपका है भूस्थैतिक, उसकी जो स्थिति है आपकी वो जाती है 3600 किलोमीटर के बीच या ऊपर। देखिए आप लोग सैटेलाइट देखे होंगे न्यूज वगैरह में,
उसकी जो स्थिति होती है ये आपकी क्या होती है, सैटेलाइट। तो जो पृथ्वी से भेजी जाती है जो सैटेलाइट, पृथ्वी एक अच्छा से भूस्थैतिक, जो यहाँ आपको लोकेशन देती है, वो कहां पर पाई जाती है, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और जो ध्रुवीय कक्षा से भेजी जाती है, वहां की जानकारी के लिए, उसकी हाइट क्या होती है, 700 से 1100 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का जो आपकी ऊंचाई है वो निर्धारित नहीं की गई है। इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं याद करने की चीजें, कैसे एक बार में सब चीजें आप लोग याद करेंगे। देखिए कितने मंडलों में बांटा इसे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। पहले आप लोग याद कर लीजिए कि इसे 5 मंडलों में बांटा गया है। ठीक, 5 मंडलों में बांटा गया है। उसके बाद सबसे पहले पकड़ लीजिए मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल की आप लोग पकड़ेंगे क्या, ऊंचाई 80 किलोमीटर। तो इसमें क्या देखेंगे कि मध्य मंडल के ऊपर 2 मंडल, मध्य मंडल के नीचे 2 मंडल। मध्य मंडल जो है इसके 2 नीचे और 2 ऊपर मंडल हैं। तो जो ये बाह्य मंडल तो वैसे ही याद हो जाएगा कि सबसे ऊपर जो मंडल होगा उसे हम वायुमंडल कहेंगे। और क्षोभ मंडल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वी से लगा हुआ जो मंडल है आपका 8 से 18 किलोमीटर तक, वो क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल के बाद एक मंडल है, फिर मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है, जहां वायुयान वगैरह, प्लेन वगैरह उड़ते हैं, वो कौन सा मंडल है आपका, समताप मंडल है। इसे कैसे याद करेंगे हम लोग कि पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद हमें समताप मंडल। देखिए क्या होता है कि वायुयानों को उड़ने के लिए क्या चाहिए, समताप चाहिए, ना तो वहां बादल हो ना कुछ हो ऊपर, तो वहां से वो उड़ते हैं, उसके लिए समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आप लोगों को याद ही है तीसरे नंबर पर। उसके ऊपर आता है आयन मंडल, उसके ऊपर आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, वायुमंडल। तो इसकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, अब देख लीजिए आयन मंडल में रेडियो तरंगे, सिर्फ रेडियो तरंगे आती हैं। ठीक, और जो वायुमंडल है इसमें सैटेलाइट आता है। क्या आता है, सैटेलाइट आता है। और आपका जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के अंतर्गत क्या होता है, सबसे ठंडा, ऐसे याद करिए, सबसे ठंडा -1000 डिग्री इसका होता है टेम्परेचर। और एक जो विशेषता इसकी है, क्या बताई मैंने, उल्का पिंड वाली घटनाएं इसमें होती हैं। अब देखिए मध्य मंडल में सबसे भाई बीच में है, सबसे ठंडा मंडल है। उसके बाद उल्का पिंड भी यहीं पर आके नष्ट हो जाते हैं, जो क्षुद्र ग्रहों से निकलते हैं। कहाँ, आपके सौरमंडल से, जो मैंने बताया था आप लोगों को ब्रह्मांड वाले चैप्टर में, सौरमंडल वाले चैप्टर में बताया था, सॉरी, वो आप लोग वीडियो देख लेंगे तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि उल्का पिंड किसे कहते हैं और उल्का किसे कहते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। उसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल में मैंने आप लोगों को बताया रेडियो तरंगे, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। बहिर्मंडल, सबसे ऊपर सैटेलाइट कहां भेजी जाती है, ऊपर सैटेलाइट, मतलब सारे उपग्रह यहाँ पर होते हैं। क्षोभ मंडल आपके मौसम के लिए ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी सारी क्रियाएं होती हैं और यहाँ भारी गैसें पाई जाती हैं। भाई सबसे नीचे है तो भारी गैसें यहीं पर पाई जाती हैं। और इसकी मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ का तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ने पर, 165 डिग्री जाएंगे अगर आप ऊपर, सॉरी मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री इसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से करके आप लोग अगर एक दूसरे से कोलैबोरेट करके इसे याद करेंगे तो चीजें आप लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएंगी, कभी भूलने वाली नहीं है। और ये सोचें कि वीडियो देख के इसे रख दें फिर याद करें, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें याद हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक चीज है, कल का जो हम चैप्टर लेके आएंगे इसी वायुमंडल का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम वायुदाब, कटिबंध वगैरह के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।